हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस अभी जून में होने वाले हैं, और पेपर 1 की जो हमारे प्री वाई क्यू प्रैक्टिस सेट चली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें बच्चों हम आज पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में अपना दिसंबर 2011 का जो है पेपर सोल्व करेंगे। और हमारी जो यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 2004 से लेके 2024 तक के सारे एग्जाम्स प्री वाई क्यू ईयर मिलेंगे। तो चलिए, और जब भी आप कॉपी पेन जरूर साथ लेके बैठें, पेपर 1 या पेपर 2 कुछ भी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, तो उनको कवर करें, उनको राइट डाउन करें। और आप सभी के लिए जो भी अपने जितने भी संधि हैं, प्रोटोकॉल्स थे, या अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो तैयार हो रहा है। तो जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं आपको वीडियो डाल दूंगा सभी की टॉपिक की अलग अलग, कि यूएस प्राइम मिनिस्टर जो यूएस राष्ट्रपति की है, उनकी प्रेसिडेंट की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर जो हमारे जितने भी संधि हुई हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर जो भी और जो जिससे भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उन सभी को हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप लोग आज का हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अभी तक किसी बच्चे ने भी आंसर नहीं किया है। तो प्लीज़, अगर आप लोग तैयारी के लिए ज़्यादा सीरियस हैं और चाहते हैं कि यूजीसी नेट निकले, तो आप जो भी क्लास देखें, किसी भी टीचर की देखें, तो जो भी टीचर क्वेश्चन करता है, टीचर जो पढ़ाता है, उसको थोड़ा सा सीरियस होके लें, क्योंकि वो जो एफर्ट कर रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। उसमें उसको इतना बेनिफिट नहीं जितना आपको है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है। तो जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जो है, बोन्साके, हाबहाउस, जीडीएच कोल, या जीटीएच ग्रीन। तो जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जो है वो बोन्साके ने किया था। उदारवाद क्या था बच्चों? जो अंग्रेजी उदारवाद था वो लिबरलिज्म की जो है, लिबरलिज्म सी विकसित थी। और लिज्म शब्द जो है वो लेटिन शब्द है, लिप प्लस रिस से हुई है। लिप प्लस रिस। लिप प्लस रिस से होती है बच्चों। लिप मतलब स्वतंत्रता, और जो है स्वतंत्र, ये रिस मतलब यह स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति, लिबरलिज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतकार नहीं है? राजनीतिक वास्तविकतावाद का, तो कैंथन वॉल्टेज, नॉर्मन एंजल, मार्गेनथाउ, या जोसेफ ग्रेगो। तो राजनीतिक वास्तविकतावाद यानी कि यथार्थवाद के सिद्धांत जो है वो कौन नहीं है इनमें से? वो नॉर्मन एंजल नहीं है। नॉर्मन एंजल जो है वो कौन, वो किस कैसे विचारक है? वो आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक है। बाकी तीनों जो है वो यथार्थवादी या वास्तविकतावादी सिद्धांतकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? तो परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, मैकेवली, या आइजिया वर्लिन। तो इसमें से जो मैकेवली हैं वो परिणाम निरपेक्ष विचार के समर्थक नहीं है। जॉन लॉक जो हैं वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ चलते हैं, सीमित सरकार के साथ चलते हैं। और जॉन रॉल्स जो हैं वो न्याय के साथ चलते हैं, न्याय, ये चलते हैं सीमित सरकार के साथ। और आइजिन वर्लिन करते हैं स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी आपके प्रैक्टिस सेट चले हैं, थ्योरी पढ़ने का अब टाइम नहीं है ज़्यादा। तो जिन बच्चों का नेट जो है जून में हो जाए, काफ़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं सभी का हो जाए। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश रह जाता है
तो हम जो है दिसंबर की जो तैयारी स्टार्ट करेंगे वो आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आपको इजी वे में और शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। हिंद स्वराज्य निम्नांकित का समर्थन करता है। तो हिंद स्वराज्य जो है किस चीज का समर्थन करता है? मैग्नेटी का इटली, डेजलियो का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए या बिस्मार्क का जर्मनी। तो हिंद स्वराज्य जो है वो करता है बिस्मार्क का जर्मनी, और ये इसके साथ डेजल का इंग्लैंड की भी समर्थन करता है। जो हिंद स्वराज था उसकी रचना बच्चों महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी 1909 में। जो इनकी पुस्तकें थी जैसे मेरा सत्य के प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, तो ये सारी थी। बाकी हम जो इसमें आंसर अगर आप यूजीसी का माने तो आंसर डी जो उन्होंने राइट माना था, बिस्मार्क का जर्मनी। नेक्स्ट है सीमित सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो है स्टालिन, सुखदेव, ब्रेजनेव, एंड्रोपोप। तो सीमित संप्रभु सत्ता का जो है प्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कौन करते हैं? वो करते हैं ब्रिजनेव। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है सीमित प्रभु सत्ता का? तो जो पूरी होती है, जो संपूर्ण सीमित अधिकारों से, यानी ये कहते हैं सीमित प्रभु सत्ता का मतलब ये हो गया कि जो शासन चलेगा ना वो मनमाने ढंग से नहीं चलेगा, यानी राजा की खुद की मर्जी से नहीं चलेगा। उसके लिए एक कुछ कानून होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ जो है लिमिटेड सेशन वो होंगे, शासन से अनुरूप साचे तैयार होंगे, संवैधानिक चीजें होंगी, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि सीमित प्रभुसत्ता एक लिमिटेड, उसमें एक दायरे में रह के जो है शासन होगा। फिर कोड दिए गए हैं, अभिकथन है, पढ़ते हैं। अभिकथन है 1648 में सर्जित वेस्टफैलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विषयों में युक्ति युक्त नहीं है। यानी कि युक्ति युक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। तो ये दोनों ही बातें ठीक है, तो आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो द स्टेटमेंट, एमिली, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आर्ट ऑफ वार। तो स्टेटमेंट किसकी है? प्लेटो की है। प्लेटो की है। कब आती है ये 360 ईसा पूर्व आती है। फिर है एमिली। एमिली किसकी है? रूसो की है। ये कब आती है? ये 1762 में आती है। फिर है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बेंथम द्वारा लिखी गई है। ये कब आती है? ये आती है 1891 में। फिर है आर्ट ऑफ वार, ये मैकियावेली द्वारा लिखी गई है। ये आती है 1521 में। तो ये इसके ईयर्स हैं, इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट के अनुसार निम्नांकित पुस्तकों को कालक्रम में लगाना है। एन एस में कंसर्निंग टॉलरेंस, डी सी वी कन्फेक्शन या पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो इसमें एन एम से कंसर्निंग टॉलरेंस आती है। यह आती है 1689 में। कौन लिखते हैं इसको? जॉन लॉक। जॉन लॉक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। फिर आती है डी सी वी। डी सी वी आती है 1651 में। 1651 में। इसको कौन लिखते हैं? इसको लिखते हैं थॉमस होब्स। थॉमस होब्स। फिर आती है कन्फेक्शंस, ये आती है 1789 में। ये लिखते हैं जे जे रूसो। फिर आती है पॉलिटिकल लिबरलिज्म,
ये आती है 1993 में, जॉन रॉल्स। तो इसको अगर हम कालक्रम में लगाएंगे तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। ईयर और थिंकर आप देख लें। फिर है निम्नलिखित विचारधाराओं के सही क्रम में लगाएं। 2011 के जो दोनों ही अगर आप देखें जून और दिसंबर, तो दोनों में ही सारे ही जो है मैच इट की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं। वन लाइनर या डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं है। तो विचारधाराएं दी गई हैं, इनको कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी विचारधारा थी? तो सबसे पहले आती है हमारी दार्शनिक विचारधारा। फिर आती है मार्क्सवादी विचारधारा, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। फिर आती है व्यवहारिक विचारधारा, और फिर आती है नव संसाधनीकरण विचारधारा। तो इस तरह से ये सीरीज में हो जाएंगे, आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कुटों को निम्नांकित का सही कालक्रम में लगाएं। तो आर्थर एफ बेल्टन, एच डी लासवेल, जेम्स ब्राइस या एवी डाइसी। तो इनके सही कालक्रम क्या होंगे? सबसे पहले इनमें से आएंगे एवी डाइसी, फिर आएंगे जेम्स ब्रॉस, फिर आर्थर बेंटल, फिर आएंगे एच डी लासवेल। आंसर जो है हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। तो इनका कालक्रम क्या होगा? राजा राम मोहन राय ये 1772 से 33, एक सेकंड सॉरी, 72 था, 72 से 33। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, ये 1861 से 1941। फिर सर अहमद सैयद अहमद खान, ये है 1817 से 98। फिर है बाल गंगाधर तिलक, ये है 1856 से 1920। तो इस तरीके से आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। आप इनके ईयर्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, सूची एक को दो के साथ सम्मिलित करना है। सूची एक में संप्रदाय है, दो में अवधारणा है। तो पहले है कैम्ब्रिज संप्रदाय, फिर है मार्क्सवादी संप्रदाय, साम्राज्यवादी संप्रदाय और राष्ट्रवादी संप्रदाय। देखिए बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कैम्ब्रिज संप्रदाय जो है वो राष्ट्रवादी आंदोलन अभियानों की आवश्यकता और हितों को प्रकट करता है। कैम्ब्रिज संप्रदाय। मार्क्सवादी संप्रदाय जो है वो निर्मित बुर्जुआ आंदोलन। फिर है साम्राज्यवादी संप्रदाय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवादी विरोधी नहीं था। फिर है राष्ट्रवादी संप्रदाय, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरकारों में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम। आंसर जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। विधि का शासन, शक्ति पर प्राकृतिक अधिकार, एकतव्यवाद। तो विधि का शासन जो है वो बात करते हैं डाइसी, शक्ति पार्थक्य की बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू, और प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक, और एकतावाद जॉन आइंस्टाइन। तो आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सम्मिलित कीजिए। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक, राजनीति के विज्ञान का जनक और
प्रत्यक्षवाद का जनक, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक। तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? वे हैं प्लेटो। और राजनीति के विज्ञान का जनक किसको मानते हैं? राजनीति के विज्ञान का जनक मानते हैं अरस्तु को। और प्रत्यक्षवाद का जनक है आगस्टक। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है मैकियावेली। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत, वास्तविकतावादी सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत और क्रीड़ा सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो वर्ग संघर्ष है। और वास्तविकतावादी सिद्धांत जो है वो शक्ति। और निर्णय सिद्धांत जो है वो वातावरण। और क्रीड़ा सिद्धांत है प्रतिफल। आंसर जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 के 2 से 7 मिलान करना है। नव उदारवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी और तृतीय विश्व। तो नव उदारवादी जो है वो है रॉबर्ट नोजिक। और उदारवादी विचारधारा थी जॉन रॉल्स की। मार्क्सवादी विचारधारा थी रोजा लग्जमबर्ग। तृतीय विश्व था एडवर्ड शेड। तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक विकास का सूचक क्षमता, समानता, भाईचारा और भेदभाव विभेदीकरण। तो राजनीतिक विकास का सूचक जो है वो भाईचारा नहीं है। जो लुशियन पाई थे उन्होंने राजनीतिक विकास के संबंधित जो है इन तीनों लक्षणों को रखा था, क्षमता, समानता और विदेश भेदभाव विभेदीकरण। फिर है, संघवाद का आदर्श स्वरूप है। तो संघवाद का आदर्श स्वरूप क्या है? द्वैत संघवाद, सौदाकारी संघवाद, नव संघवाद या सहकारी संघवाद। तो संघवाद का आदर्श स्वरूप है सहकारी संघवाद। जो संघ का शासन होता है बच्चों, उसके मुख्यतः 4 लक्षण हैं। मेन जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार में शक्ति विभाजन, लिखित और कठोर संविधान और स्वतंत्र उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किस का सिद्धांत है? भारतीय संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, अमेरिकन संविधान का या स्विस संविधान का? तो कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता जो है वो है ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंध होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तृत नहीं होना चाहिए? तो चे गुवारा, रेगी डेवरे, क्रेन ब्रिटन, हन्ना आरेंट। तो जो चे गुवारा थे वो कहते हैं कि जो उचित क्रांति होती है वो राजनीति तक ही प्रतिबंध होती है, वो सामाजिक नहीं होती, समाज में विस्तार नहीं करती अपनी। क्रांति का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पे क्रांति का अर्थ है किसी चीज में बदलाव करना या उसको वापस से वहीं पे लेके आना जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, या आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इधर से उधर उसमें चेंजेस लेके आना। और ये जो है ये केवल राजनीतिक से न जुड़कर जो है वो आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति से भी संबंधित हो सकती है, होती है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट दिए गए हैं और अभिकथन और कारक हैं। तो अभिकथन है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। तो निर्णयवाद के बारे में जो गांधी जी की आलोचना थी वो तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास जो है प्रकट करती है। ये तो ठीक है स्टेटमेंट। कारण क्या देते हैं? इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। एक समय पर एक कदम,
नहीं नहीं, वो तो कि निर्णयवाद की ये गलत हो जाएगा भाई। निर्धारणवाद के बारे में तो जो वो मानते थे वो कैसा था कि जो सभी चीजें हैं जो पहले से ही निश्चित हैं, जो पहले से ही निश्चित हैं, कुछ भी अगर जो पहले से निश्चित है और भविष्य में घटने वाला है, तो घटना से पहले ही निश्चित होगा कि होगा, ये होना ही था। ठीक है, तो आंसर सी राइट हो जाएगा इसका। आपने जैसे सोच लिया आपको नोट जो है नेट जून में क्लियर करना है, तो उसकी आपने तैयारी पहले से कर ली, स्टार्ट कर दी अच्छी, और आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आपके जो है काफ़ी अच्छे 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और आप और मेहनत कर रहे हैं, तो ये पहले से ही निर्धारण है कि आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपको जो है आकस्मिकता की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ क्या होगा कैसे होगा, नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है। तो यही वो कहते हैं निर्धारणवाद। जब आपने निर्धारण कर ली एक बात को, एक चीज को आपने मान लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, उसका सारा चीजें तैयार कर ली है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं। इसने बोला है कि जो अधिमानिक नीतियां हैं वो अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती हैं। तो ठीक है ये बात। कारण क्या देता है कि नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें विभिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न रूप से लेने की आवश्यकता तो नहीं हो सकती, अगर हमने समानता ही करनी है सभी में, तो उसमें अलग अलग आधार पर उनको थोड़ी वो करेंगे, तो उनको एक समान अवसर देंगे, उस एक समान अवसर में ही जो है समझा जाएगा उनको। तो ये इसका कारण तो नहीं है, बाकी बात ठीक है, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयोग में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो कौन सा आयोग है जो इनमें से जिसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या योजना आयोग? तो जो योजना आयोग है इसका संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं है। योजना आयोग जो है बच्चों ये 1950 में बना था, जो कि गैर संवैधानिक निकाय है। और प्रधानमंत्री जो है पीएम जो इसका एकमात्र सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष होता है, सॉरी इसका अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग जो है इसका मुख्य रूप से गठन क्यों किया गया था कि जो सलाह लेनी थी किसी भी कार्य को बना करने के लिए, उसको बनाने के लिए, चालू करने के लिए, कोई नई नीति या लाने के लिए, कोई नई स्कीम लॉन्च करने के लिए, तो योजना आयोग के साथ सलाहकार की भूमि में जो इसको रखा गया था। और जो है 2015 में अगर आप देखें तो योजना आयोग को बदल कर इसको बना दिया था नीति आयोग, जो नीतियों को लागू करता है। नीति आयोग हो चुका है अब, ये लगा लीजिए, इसका रीनेम कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की? तो गोलकनाथ मामले ने, मिनर्सा मिल्स मामले ने, या केशवानंद भारती मामले ने, या मेनका गांधी मामले ने? तो जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे थे उसको लाया था केशवानंद भारती मामले ने, जो कब था 1973 में। इसमें क्या था, जो संसद में अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368, उसके अकॉर्डिंग संविधान में जो है किसी भी भाग में मौलिक अधिकार जो है उसको संशोधित किया कर सकती है। बस शर्त यह है कि संविधान की जो मूल रचना है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्वराज ब्रिटिश संसद का निशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, राधा कृष्ण ने, महात्मा गांधी ने, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो ये बोला था कि महात्मा गांधी जी ने कि जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद का निशुल्क उपहार नहीं है, यह पूरे भारत के अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि
यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट पाते हैं। जो राजनीतिक दल है उसको क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति देनी है। फिर ये वह राज्य में या या तो लोकसभा में या विधानसभा में चुनाव में 5% वोट लेते हैं। फिर है राज्य में, लोकसभा में और विधानसभा में 6% वोट। वह राज्य में, लोकसभा में अथवा विधानसभा में 7% वोट। तो वह राज्य में या लोकसभा में या विधानसभा में जो है कम से कम 6% वोट पाते हैं। यानी जितनी टोटल वोट है उनका 6%। फिर कूट दिए गए हैं। अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों में से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। जायज बात है भाई। सामाजिक और आर्थिक सुधार जो भी हुए उनमें लाभ बनाए रखने के लिए भारत के नागरिकों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन के अंतर्ग्रस्त है। तो आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में सही कालक्रम को पहचानिए। कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और क्रिमिनल अवार्ड। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये है 1946 में, और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, और साइमन कमीशन जो है 1942 में। ओ, साइमन कमीशन 1928 में। 42 में तो क्रिप्स था। और क्रिमिनल अवार्ड आता है 1932 में। तो आंसर जो आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों के गठित होने के सही कालक्रम को क्रम में पहचान कर लिखें। तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो इसमें से सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को। फिर बनता है हिमाचल प्रदेश। ये बनता है 25 जनवरी 1971 को। फिर अब बनता है सिक्किम। सिक्किम बनता है 26 अप्रैल 1975 को। फिर आता है गोवा का नंबर। गोवा बनता है 30 मई 1987 को। और किसके अंतर्गत जो है उनके नाम और सीमाएं निर्धारित होती है जब नए राज्य बनते हैं? तो वो अनुच्छेद 368 में आता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय में क्रमबद्ध कीजिए। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आइडिया ऑफ जस्टिस, द इंडियन स्ट्रगल। तो सबसे पहले इसमें से आएगी द इंडियन स्ट्रगल। ये किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। मैं सुभाष लिख देता हूँ। सुभाष 1920 से 42। फिर आती है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी द्वारा थी। गांधी। ये आती है 1925 से 29। फिर आती है इंडियन विंग्स फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे लिख देता हूँ। अबुल कलाम आजाद 1957। फिर आती है आइडिया ऑफ जस्टिस, ये लिखते हैं अमृता सेन। अमृता सेन 2009 में।
ये 2009 है, इनको आप नोट कर ले। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 दी गई है, हेबियस कॉर्पस, उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो क्या है, स्वयं व्यक्तियों को पेश करने का आदेश। स्वयं व्यक्तियों को पेश करने का आदेश, जो बंदी होते हैं उसको पेश करने का आदेश। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण क्या है, अवर न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी सीमाएं न पार करने का निर्देश। फिर है परमादेश, परमादेश है लोक सत्ता को अपनी ड्यूटी के करने के लिए आदेश। और फिर आता है अधिकार परीक्षा, तो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने की कार्रवाई। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई, सूची का मिलान करना है। छागला आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरे कमेटी या सरकारिया आयोग। तो छागला आयोग जो है वो मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार आयोग आईपीएस प्रशिक्षण, गोरे कमेटी, एक सेकंड, ये प्रशासनिक सुधार आयोग था आईएएस कार्यालय क्षेत्र, और गोरे कमेटी थी आईपीएस प्रशिक्षण, और सरकारी आयोग था भारतीय विदेश सेवा का सुदृढ़ीकरण। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, मोंटी मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जो है वो प्रांतों में द्वितंत्र था। फिर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता, मिंटे मार्लो 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभ, और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, प्रांतों के लिए संवैधानिक परिषदें। तो आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सरकारें दी गई हैं, बीजेपी का गठन, सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकृत, भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन, और 42वें संविधान संशोधन का परिच्छेद। तो बीजेपी का गठन होता है 1980 में, सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकृत की जाती है 1990 में, भारतीय राज्य के प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन होता है 1957 में, और 42वें संशोधन का परिच्छेद होता है 1976 में। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज्यादा है, यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है, यह संसाधन उन्मुख होने के बजाय ग्राहक उन्मुख ज्यादा है, यह तटस्थ होने की बजाय तुलना में मूल्य भराना ज्यादा है, भरात्मक ज्यादा है। तो नवीन लोक प्रशासन की जो बारे में सही नहीं है वह यह है कि यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है। नेक्स्ट है, फ्योल के अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यता में से नहीं है। यानी जो फ्योल ने बताए प्रबंधन के 6 गुण बताए हैं उनमें से कौन सी नहीं है योग्यता। प्रकटन, तकनीकी ज्ञान, अकादमिक क्वालिफिकेशन या व्यवहारिक कुशलता। तो प्रकटन जो है ये नहीं है। क्या क्या है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकारात्मक फोरमैन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं, जैसे कि एफ डब्ल्यू टेलर ने बताया है,
नहीं है? स्पीड बॉस, रूट कलरक, अनुदेशक, कार्ड कलरक या शाप अनुशासक? तो टेलर के अनुसार जो है वो कौन नहीं है? स्पीड बॉस। जो टेलर थे वो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्ती समाज की प्रशासनिक परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाज के अध्ययन के लिए परिजन्य और शाला मॉडल विकसित किए हैं? तो हर्बर्ट साइमन, वाल्डो, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स और अल्फ्रेड डायमंड। तो जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स थे उन्होंने नौकरशाही के जो मैक्स वेबर मॉडल थे उसके ब्याह पर अपने प्रिज्म और शाला मॉडल विकसित किए थे। और ये जो इनकी पुस्तक थी प्रिज्मेटिक सोसाइटी और इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, कथन कारक दिए गए हैं। अभिकथन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिजाइन संभव नहीं है। तो मैक्सिमाइजिंग जो डिजाइन है वो संभव नहीं है हर्बर्ट साइमन के अनुसार, क्योंकि वह मानते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है। तो ये दोनों ही चीजें ठीक हैं, आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है, प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों तथा अध्ययन मूल्यों के प्रश्न के में अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। नहीं, ये गलत है भाई, अवधारणा तो पहले ही विकसित होगी। तो ये राइट हो जाएगा, आंसर सी ठीक हो जाएगा। फिर है, निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या क्या दे रखा है? फल्टन कमेटी रिपोर्ट, ब्राउनलो कमेटी रिपोर्ट, प्रथम हूवर आयोग रिपोर्ट, एशिटन कमेटी रिपोर्ट। तो जो सबसे पहले रिपोर्ट किस कौन सी आती है? ब्राउनलो कमेटी रिपोर्ट। ये आती है 1937 में। फिर आती है प्रथम हूवर रिपोर्ट, ये आती है 1947 में। फिर आती है हमारी फुलटन कमेटी रिपोर्ट, ये आती है हमारी 1968 में। फिर आती है हमारी एस्टिन कमेटी रिपोर्ट 1944 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको अरेंज कर लें, आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक का दो से मिलान करना है। स्टाफ एजेंसियां, निरीक्षण, सत्ता और समन्वय। तो जो स्टाफ एजेंसियां हैं वे मुनो, मुने, निरीक्षण जो है मिल्लट, और सत्ता की बात करते हैं बर्नार्ड, और समन्वय गुलिक। तो आंसर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालिक विषव प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पद प्रदर्शक है। तो समकालिक जो विषव प्रणाली है वो सिद्धांत का प्रमुख पद प्रदर्शक है पॉल शिवजी, एमिनुअल वास्टिन या तारिक अली या आंद्रे जी फ्रैंक। तो ये थे बच्चों इमैनुअल वॉलस्ट्रीन। और इनका जो मूल स्रोत था इस चीज को लेके तो वो था कार्ल मार्क्स की जो पुस्तकें थी उनको उनके आधार बनाकर। यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को निम्नलिखित में गठित कर लिया। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो कुछ राज्य थे उन्होंने किस में गठन कर लिया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस रिपब्लिक। तो उन्होंने अपने आप को किसमें किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में गठित किया। और सोवियत संघ का जो विघटन था वो कब हुआ? 1991 में।
और इसके बाद जितने भी देश अस्तित्व में आए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो उनको हम जो है मध्य एशिया कंट्रीज में रखते हैं। भारत ने एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे? क्योंकि उन्नत देशों को अनुसूचित लाभ प्रदान करती है, जो एनपीटी है, अनैतिक है या भेदमूलक है, या उत्तर उपनिवेश देशों के हित के लिए हानिकारक है। तो एनटीपी जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वो भेदमूलक है। आंसर सी। जो भारत और अर्जेंटीना और ब्राजील ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि उनका ये मानते थे कि जो ये संधि है ये पक्षपात कर रही है। नेक्स्ट है, अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को कालक्रम में रखिए। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इनके भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाएगी कालक्रम के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको भी आपको एक मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। काम चल रहा है आजकल में, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। तो रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर सम्मेलन, बाली शिखर सम्मेलन, या कोपनहेग शिखर सम्मेलन। तो ये कालक्रम में ही है, आपको बताना बस इनकी डेट बता देता हूँ मैं। रियो डी जेनेरियो आया था 1992 में, क्योटो शिखर सम्मेलन आया था 1997 में, बाली शिखर सम्मेलन आया था 2007 में, और कापेनहेगन शिखर सम्मेलन आया था 2009 में। तो 1 2 3 4 जो है ये ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को सही कालक्रम में लगाना है। तो ऑस्पोल्टिक्स, वर्षा संधि, नाटो और हेलेंस्की समझौता। तो ऑस्पोल्टिक्स जो है ये आती है 1969 में। वर्षा संधि जो है वो होती है 1955 में। नाटो जो है, नाटो 1949 में। और हेलेंस्की समझौता जो है वो होता है 1975 में। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बर्लिन दीवार का पतन, क्यूबन मिसाइल समझौता संकट, कोरियन युद्ध, और बर्लिन नाकाबंदी। तो इनके कालक्रम में इनको लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है इनमें बर्लिन नाकाबंदी 1948 से 49। फिर आता है कोरियन युद्ध 1950 से 53। फिर आता है क्यूबन मिसाइल संकट 62 में, 1962। फिर आता है बर्लिन दीवार पतन 1989। तो इस तरह से आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एजेंडा फॉर पीस, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, या एफ पॉक पॉलिसी। तो एजेंडा फॉर पीस जो है वो बुत्सर बुस्तर खाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये करते कनाडा की सरकार, और सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य जो है वो कोफी अनान, और एक के एफ पाक पॉलिसी ओबामा। तो आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा दिसंबर 2011 का पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का खत्म होता है। कल हम करेंगे जून 2012 का पेपर। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।